टैक्सी वाले ने ध्रुव और उसकी आई को चंदानी निवास के बाहर छोड़ दिया था। वो एक ऊंची बिल्डिंग थी जिसमें 10 फ्लोर थे। ध्रुव की माँ और ध्रुव दोनों गेट के पास पहुंचे, जहां पर गार्ड एक ग्लास पैनल के दूसरी तरफ बैठा था। ग्लास पैनल के दोनों तरफ बातचीत करने के लिए वहां पर एक स्पीकर और माइक्रोफोन लगाया गया था। ध्रुव की आई ने माइक्रोफोन में कहा, मेरा नाम मीरा कामत है और मुझे अंदर अंत्योष्टि में जाना है। ग्लास पैनल की दूसरी तरफ से गार्ड ने कहा, 1 मिनट रुको, मैं अंदर से क्लियरेंस लेकर आता हूं। एक बार वेरीफाई करने के बाद गार्ड ने ध्रुव और उसकी माँ दोनों के नाम ऑनलाइन डेटाबेस में दर्ज किए और उन्हें तुरंत 2 आई कार्ड बनाकर दिए, जिससे उनकी पहचान हो सके। फिर गार्ड ने उनसे कहा, इस कार्ड को संभाल कर रखिएगा। इसके बाद दोनों के सामने वो भारी हैवी ड्यूटी दरवाजा खुलता है और दोनों बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो जाते हैं। थोड़ी दूर पर उन्हें बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर दिखाई देता है, जो पार्किंग स्पेस की तरह इस्तेमाल किया जाता था। उसके बीच से एंट्रेंस गैलरी बनी थी, जो घर के रिसेप्शन तक जाती थी। गैलरी में घुसने से पहले और पार्किंग एरिया तक पहुंचने से पहले ध्रुव और उसकी मां की 2 बार चेकिंग की गई। रिसेप्शन एरिया में एक 30 से 40 साल का आदमी उनका वेट कर रहा था। उसने सफेद कुर्ता पहना हुआ था। ध्रुव उस आदमी को देखते ही पहचान गया कि वो कौन है। वो आदमी रविश हीराचंदानी का छोटा भाई रितेश हीराचंदानी था, यानी ध्रुव का चाचा। रितेश ने ध्रुव की आई को नमस्ते कहा और ध्रुव से हेलो कहकर उन्हें एक लिफ्ट की तरफ ले गया। इस लिफ्ट से ही दूसरे फ्लोर पर जाया जाता था। लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर जा रही थी और इसी बीच रितेश ने उसकी आई से कहा, आपका यहां आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये अच्छी बात है कि आप अपने बेटे को भी साथ में लेकर आई है। ध्रुव रितेश की चेहरे की रेखाओं को पढ़कर ये बता सकता था कि रितेश को उनके यहां आने से ज्यादा खुशी नहीं थी। ध्रुव की आई ने जवाब देते हुए कहा, मैं यहां अपने पति के लिए आई हूं। उनकी आखिरी इच्छा पूरी करना मेरी जिम्मेदारी है। साफ था कि उसकी आई अपनी बीती यादों को भुला नहीं पाई थी। रितेश उनकी बात सुनकर चुप हो गया और फिर लिफ्ट में सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद लिफ्ट का दरवाजा खुला और वो लोग एक लंबी गैलरी में पहुंच गए, जहां दोनों तरफ कुछ कमरे बने हुए थे। उस गैलरी में आगे चलते चलते वो एक बड़े खुले हॉल में पहुंचे। उस हॉल का दूसरा सिरा बालकनी की तरफ पड़ता था और उसी दिशा में रविश हीराचंदानी का पार्थिव शरीर परिवार और संबंधियों के लिए रखा हुआ था। शरीर को मौसम से बचाने के लिए उसे एक ग्लास के केस में रखा हुआ था, जिसमें लगातार एयर कंडीशनिंग दी जा रही थी। ध्रुव की आई दौड़ते हुए रविश हीराचंदानी के पार्थिव शरीर के सिरहाने बैठकर बुरी तरह से रोने लगी। ध्रुव उन्हें संभालने के लिए उनके बगल में बैठ गया। वहां मौजूद बहुत से लोग उन दोनों को देखकर काफी हैरान हो गए थे, क्योंकि उन्होंने इससे पहले उन्हें कभी वहां नहीं देखा था। थोड़ी देर बाद आई और ध्रुव एक सिरहाने आकर बैठ गए, जहां दूसरे लोग भी बैठे हुए थे। कुछ देर बाद 4 लोग आए और रविश हीराचंदानी के पार्थिव शरीर को उठाकर वहां से चले गए। वो सभी रविश हीराचंदानी को अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे। कुछ देर बाद वो सभी लोग वापस आ गए और रितेश के हाथ में अस्थियों से भरा कलश था। एक 50 साल का आदमी जो चश्मा लगाए हुए था सभी के सामने आया और अपनी जेब से एक पेपर निकाला और फिर सभी की तरफ देखते हुए उसने कहा, आप सबका यहां पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी को रविश भाई की याद हमेशा आती रहेगी और उनके ना होने का एहसास भी हमारे साथ रहेगा। यहां सभी लोग परिवार के हैं और उनमें से मीरा जी और ध्रुव भी है। मैं उन दोनों का धन्यवाद करता हूं। मेरे हाथ में रविश भाई की लिखी हुई वसीयत है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उनके जाने के बाद उनकी संपत्ति किसको मिलेगी। उन्होंने कहा है यह उनकी इच्छा है कि ध्रुव और उसकी आई को इस परिवार का हिस्सा माना जाए। उनकी सभी निजी संपत्ति ध्रुव और उसकी आई को जाती है। हीराचंदानी ग्रुप के लीडर के तौर पर उन्होंने अपने छोटे भाई को चुना है। जब तक परिवार में तीसरी पीढ़ी का कोई सदस्य अपनी काबिलियत साबित नहीं करता, उन्हें आशा है कि उनकी इच्छाओं का पालन होगा। वसीयत को पढ़ने के बाद वहां मौजूद लोगों के बीच में आपस में बातचीत होने लगी।
ध्रुव ने देखा कि वहां मौजूद ज्यादातर लोग उस वसीयत से खुश नजर नहीं आ रहे थे। अब आगे क्या होगा इसके बारे में ध्रुव को कुछ पता नहीं था। रविश हीराचंदानी की वसीयत ने वहां पर मौजूद सभी लोगों को हैरान कर दिया था। उन सभी की आंखों में ध्रुव को अपने और अपनी आय के लिए नफरत और जलन साफ साफ दिख रही थी। वो नहीं जानता था कि उसके परिवार में कौन कौन लोग हैं, लेकिन उसे इस बात में कोई शक नहीं था कि उनकी प्रेजेंस वहां पर अनवेलकम थी। ध्रुव जितनी जल्दी हो सके वहां से जाना चाहता था। ध्रुव को समझ नहीं आ रहा था कि एक ही पल में कैसे उसकी जिंदगी ने 180 डिग्री टर्न ले लिया था। उसने अपनी जगह से देखा कि उसके चाचा के बगल में कोई लेडी खड़ी हुई थी। इंटरनेट पर उसने उनका नाम देखा था। वो थी जानी मानी मॉडल सुमित्रा हीराचंदानी, जो रितेश हीराचंदानी की वाइफ थी, और उस हिसाब से वो रिश्ते में ध्रुव की चाची थी। जब सुमित्रा ने देखा कि ध्रुव उसकी ही तरफ देख रहा है तो वो उसे देख हल्का सा मुस्कुराती है, लेकिन ध्रुव उस स्माइल के पीछे की फेकनेस को पहचान गया। अपनी पूरी कॉलेज लाइफ में जिन लोगों से वो दूर भागता रहा, आज फिर उनके बीच में खड़ा हुआ था और वो उसके रिश्तेदार भी बन गए थे। ध्रुव समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके पापा ने ये सब क्यों किया और वो ये सब करके क्या अचीव करना चाहते थे। ध्रुव के कितने ही बर्थडे उन्होंने मिस किए, आई के कितने ही प्रमोशंस को भी उन्होंने मिस किया। बेसिकली वो उसकी लाइफ में कभी रहे ही नहीं, ना तो डायरेक्टली और ना ही इनडायरेक्टली। जब उसका और उसकी मां का उनसे कोई रिश्ता बचा ही नहीं था, तो फिर वो इतने सालों बाद क्यों उनके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहे हैं। जितना ध्रुव हीराचंदानी ग्रुप के बारे में जानता था, उस इंफॉर्मेशन से उसे पता था कि यहाँ पर लीडर की पोजीशन के लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। आखिर हीराचंदानी उसके जैसे किसी बाहरी को कैसे अपना लीडर बना सकता है। सबसे बढ़कर उसे खुद अपने ऊपर भरोसा नहीं था कि वो इस पोजीशन के लिए कम्पीट कर सकता है या अपने आप को एक कैंडिडेट के तौर पर प्रेजेंट कर सकता है। हीराचंदानी का इतना बड़ा बिजनेस हजारों कंपनीज और बहुत सी कॉम्प्लेक्स डील्स का नतीजा था। ऐसे में उसके जैसा एक मैनेजमेंट स्टूडेंट क्या ही कर पाएगा ऐसे एम्पायर को मैनेज करने में। ध्रुव की चाची ने रितेश की कान में धीरे से कहा, ये सब क्या गड़बड़ है? क्या तुमसे इतना सा भी काम नहीं होता? रितेश ने गुस्से में जवाब दिया, मेरा भाई क्या कर रहा था इसका मुझे कैसे पता होगा? वो तो लंबे टाइम से लंदन में था। तो सुमित्रा ने कहा, जस्ट अमेजिंग। अब हमें सड़क छाप लोगों को अपने घर में इज्जत देनी होगी। तुम्हारा भाई सच में ग्रेट था, जाते जाते भी हमारे सर पर इतना बड़ा बोझ छोड़कर गया। रितेश ने सुमित्रा को चुप करवाते हुए कहा, दिस इज नॉट द राइट टाइम, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। आई एम श्योर हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। रितेश जानता था कि जीते जी तो रविश को ये सब करने नहीं दिया जाता, इसलिए उसने अपने मरने के बाद ये चाल चली है। रितेश ने मन में सोचा, भाई वेल प्लेड, लेकिन मेरे रहते ऐसा नहीं हो सकता। हीराचंदानी ग्रुप का लीडर मेरे बाद मेरा बेटा बनेगा, और जब तक कि ये रियलिटी नहीं हो जाती, आई विल नॉट स्टैंड बाय इट। हीराचंदानी परिवार में ध्रुव के चाचा चाची ही नहीं बल्कि और भी कई रिश्तेदार थे। रितेश हीराचंदानी के 2 बच्चे थे। उनका बड़ा बेटा विवेक हीराचंदानी ऑक्सफोर्ड एल्यूमनी था और लीडर की रेस में सबसे आगे वही था। उनकी बेटी का नाम शेफाली था और वो भी अपनी मां की तरह ही एक सक्सेसफुल मॉडल बनना चाहती थी, इसलिए बचपन से ही उसने अपनी हेल्थ पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। करंटली वो एक कॉलेज स्टूडेंट थी और जैसा कि ट्रेडिशन था, हीराचंदानी ग्रुप में फीमेल लीडर्स को तभी शामिल किया जाता है जब वो खुद से फैमिली के बिजनेस में इंटरेस्ट दिखाए। शेफाली का ऐसा कोई इरादा नहीं था। दूर से ही विवेक ध्रुव को देखकर सोच रहा था, फॉर नाउ इट्स गुड कि मैं इस बात को सीक्रेट ही रखूं कि ये कचरा मेरा भाई है, इससे मेरी रेपुटेशन खराब हो सकती है। तो शेफाली ने अपने भाई से कहा, आई कांट बिलीव कि ये लूजर मेरा भाई है और मुझसे बड़ा है। विवेक ने कहा, जैसे तुम इसे भाई मानोगी। फिर उसने दोनों मां बेटे की ओर देखते हुए कहा, जैसे ही मैं लीडर बनूंगा, मैं इन दोनों को फैमिली से बाहर कर दूंगा। अंत्योष्टि के खत्म होने के बाद रितेश
ध्रुव और उसकी आई को चंदानी निवास के बाहर छोड़ने आया तो रितेश ने लिफ्ट में ध्रुव की आई से कहा, भाभी, जो भी पहले हुआ अब वो पास्ट है। मैं भाई की हर इच्छा को पूरा करना चाहता हूं, इसलिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना रहे। अब आप फैमिली का हिस्सा है तो आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी आपको ठीक लगे आप डिनर पर जरूर आइएगा ताकि हम एक दूसरे को जान सके। मैं सिक्योरिटी टीम से कहकर आपके लिए परमानेंट क्लियरेंस अरेंज करवाता हूं। जब भी आप दोनों को यहां आना हो आप आ सकते हो। ध्रुव की आई ने रितेश की बात सुनकर कोई रिएक्शन नहीं दिया और ये देखकर ध्रुव थोड़ा सरप्राइज था। फिर उसे याद आया कि उसकी आई ने अभी अभी अपने पति को खोया है और ऐसे वक्त में उनके लिए कुछ भी कह पाना या सोच पाना बहुत ही मुश्किल होगा। ध्रुव को अपनी आई की चिंता थी क्योंकि ये दर्द उनके साथ हमेशा रहने वाला है। फिर रितेश ने ध्रुव से पूछा, ध्रुव, तुम तो मैनेजमेंट पढ़ रहे हो ना? आई नो अबाउट योर कॉलेज। वेरी गुड। तब तो तुम्हें बिजनेस के बारे में काफी कुछ पता होगा। तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए तो ध्यान रहे कि तुम्हारा चाचा अभी है, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। ध्रुव ने हाँ में अपना सिर हिला दिया लेकिन कुछ कहा नहीं। रितेश ने ध्रुव और उसकी आई के लिए परमानेंट क्लियरेंस अरेंज करवा दिया और उन्हें 2 कार्ड्स इशू हो गए जिसकी मदद से वो कभी भी चंदानी निवास में आ जा सकते थे। फिर रितेश ने ध्रुव से कहा, इसे संभाल कर रखना। लौटते वक्त रितेश ने ध्रुव और उसकी आई को फोर्स किया कि वो उनके लिए गाड़ी अरेंज कर रहा है, लेकिन मां ने मना कर दिया। चंदानी निवास से बाहर निकलकर उन्होंने एक टैक्सी पकड़ी और अपने घर की तरफ चल दिए। पूरे रास्ते एक अजीब सा सन्नाटा छाया रहा, लेकिन ना तो ध्रुव ने अपनी मां से कुछ कहा और ना ही उसकी आई ने उससे कुछ कहा। ध्रुव के मन में कई सवाल थे और गुस्सा भी था। आखिर उसकी मां ने कोई रिएक्शन क्यों नहीं दिया? वो चुप क्यों रही? ध्रुव ने मन ही मन सोचा, ये हो ही नहीं सकता कि हीरा चंदानी परिवार मुझे और मेरी आई को एक्सेप्ट कर ले। इसलिए अच्छा यही होगा कि मैं उनसे दूरी बना लूं। घर आकर आई चुपचाप कमरे में चली गई। उन्होंने ध्रुव से एक शब्द तक नहीं कहा। ध्रुव भी अपने कमरे में आकर चुपचाप बेड पर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद उसे नींद आ गई और वह अजीब ख्यालों में खो गया। अगले दिन जब ध्रुव की आंख खुली, उसके फोन के बजने के कारण वो कोई अननोन नंबर था। ध्रुव ने फोन उठाया और दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो सर, मैं शिवानी, आपकी पर्सनल असिस्टेंट बोल रही हूं। ध्रुव ये सुनकर हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब ये कौन सा नया ड्रामा है। उसे क्या पता था कि अब तो उसकी पूरी लाइफ ही चलता फिरता ड्रामा बनने वाली है। क्या ध्रुव एक्सेप्ट करेगा अपनी नई पहचान को या फिर हो जाएगा किसी नई साजिश का शिकार? जानने के लिए सुनते रहिए।